एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस लेक्चर में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। तो किस तरीके से केमिस्ट्री में पॉलीमर्स का यूज करा जाता है, किस तरीके से सारे इसे क्लासीफाई करा जाता है पॉलीमर को, जैसे कि पॉलीमर्स को क्लासीफाई करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, देन उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर किस तरीके से पॉलीमर्स को क्लासीफाई करा जाता है, देन थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग्स क्या होते हैं, किस तरीके से वोल्कनाइजेशन प्रोसेस होता है, किस तरीके से नेचुरल रबर हम कंज्यूम कर पाते हैं, नेचुरल रबर को किस तरीके से प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को और इस तरीके से हम पॉलीमर केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। बहुत डिटेल में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने यहाँ पर इस सेशन में हर एक चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपके जो एमएच बीएससी नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए हम आपको 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम 1 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इन सारे यूनिट्स के आपके लाइव सेशंस होंगे, हमारे डेली लाइव सेशंस होंगे हमारे ऐप पर। तो हम आपको लाइव लेक्चर्स डेली आपको प्रोवाइड करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सभी सारे आपके यूनिट्स के लिए। देन साथ ही साथ इस कोर्स में हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, देन टेस्ट सीरीज भी हमारी होंगी, 50+ से भी ज़्यादा हमारी टेस्ट सीरीज होंगी, जिससे कि आपको एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा होता है, इसका आपको एक आइडिया लग जाएगा। देन उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। अगर आप उसे एक बारी भी रीड करते हो तो आपको अच्छी तरीके से नोट समझ में आ जाएंगे। देन उसके बाद 2000+ रिवीजन पीडीएफ, इस पीडीएफ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादातर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। देन ये जो सारा कंटेंट है हम 100% पासिंग गारंटी के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। देखिए, हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाकर आप ग्लोबल ऑनलाइन टाइप करिए, इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। देन इस तरीके का विंडो आपके स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल फोन पर पॉपअप हो जाएगा, और हमारा ऐप पर यहाँ पर आपको सर्च बार देखने मिलेगा। यहाँ पर आप कोर्स नेम टाइप कर सकते हो, एमएच बीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पर आपको सारे जो हमारे स्टडी मटेरियल है ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ऐप के थ्रू आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। और चलिए हम अभी एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द Which of the following types of polymers is not based on the classification by the source? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि ऐसा पॉलीमर है, आप कह सकते हैं ऐसा टाइप ऑफ पॉलीमर है जो कि सोर्सेज के बेसिस पर उसे क्लासीफाई नहीं करा जाता है, तो वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जैसे कि हम पॉलीमर्स स्टडी कर रहे हैं, तो पॉलीमर्स जो है ये क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से आया है, ये पहले आपको समझना जरूरी है। देन हम उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पॉली देखिए, पॉलीमर्स तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है पॉली और एक है आपका मर्स। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, ठीक है, यानी कि बहुत सारे, और मर्स यानी कि कोई सिंगल यूनिट आप जिसे कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा सिंगल यूनिट बनकर जो पार्ट्स बनाते हैं। तो पॉली मतलब मैनी, और मर्स यानी कि यूनिट, बहुत सारे यूनिट, सिंपल यूनिट से मिलकर पॉलीमर आपका बनता है। और पॉलीमर जो है एक तरीके से लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो कि एक स्मॉलर यूनिट से मिलकर बनता है, जैसे कि मोनोमर्स जिसे हम कहते हैं, तो बहुत ज्यादा मोनोमर्स से मिलकर एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स जो है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देख सकते हो प्लास्टिक हो गया, पेन्स वगैरह, हमारे जो कपड़े वगैरह आते हैं, क्लोथिंग वगैरह, देन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, डीएनए, प्रोटीन्स वगैरह, ये सारे पॉलीमर्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब पॉलीमर्स का तो हमें मीनिंग पता लग गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि ऐसे टाइप ऑफ पॉलीमर हमें बताना है जिनको सोर्सेज के बेसिस पर क्लासिफाई नहीं करा गया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक, ये तीनों टाइप ऑफ पॉलीमर ऐसे हैं जो कि यहाँ पर
इनको सोर्सेज के बेसिस पर क्लासिफाई करा है। लेकिन इलास्टोमर्स जो है, इलास्टोमर्स इनके सोर्सेज के बेसिस पर इन्हें क्लासिफाई नहीं करा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट होगा। तो क्यों राइट होगा, उसके लिए यहाँ पर हमने आपके लिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। इसको देखकर हम समझेंगे ये सारे पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो सोर्सेज के बेसिस पर जो पॉलीमर्स को क्लासिफाई करा गया है वो है नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक पॉलीमर। और इलास्टोमर्स जो है ये भी एक क्लास ऑफ पॉलीमर है जिनको इनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर इसे डिफाइन करा गया है। ठीक है, तो इसीलिए इलास्टोमर्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलकर हम और देखेंगे इलास्टोमर्स के लिए, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस है वो ऐसे टाइप ऑफ पॉलीमर है जो कि क्लासिफाई करा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। तो उसको हम डिटेल में एक बार ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नेचुरल पॉलीमर की बात करें, तो नेचुरल पॉलीमर जो कि नेचर से आप ले सकते हो, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जिनके थ्रू, जैसे कि एनिमल्स के थ्रू सिल्क वर्म है तो उसके थ्रू आप सिल्क ले सकते हो। ठीक है, आप कपड़े वगैरह देख सकते हो। तो एक तरीके से ये सारे जो पॉलीमर है ये नेचुरल पॉलीमर होते हैं। देन इसके बाद आता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, जो कि मैन मेड पॉलीमर होते हैं, जिनको केमिकल सिंथेसिस के थ्रू बनाया जाता है, जैसे कि नायलॉन हो गया, पॉलीइथिलीन हो गया। तो ये सारे जो आपके पॉलीमर्स है ये मैन मेड होते हैं, हम इंसान खुद से बनाते हैं। एंड देन उसके बाद आता है आपका सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जो कि नेचुरल और सिंथेटिक को मिलाकर जो पॉलीमर बनता है उसे हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक। यानी कि एक तरीके से आप इसे ये भी कह सकते हो, नेचुरल पॉलीमर को डिराइव करा जाता है विद केमिकल मॉडिफिकेशन। नेचुरल पॉलीमर होता है और उसमें कुछ चेंजेस करा जाता है केमिकल मॉडिफिकेशन, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो एक तरीके से ये इनहैंस प्रॉपर्टी होती है जिसमें नेचुरल पॉलीमर्स को केमिकल मॉडिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ये नेचुरल एंड सिंथेटिक दोनों से मिलकर बनता है तो सेमी सिंथेटिक हो जाता है, जैसे कि नायलॉन वगैरह, सॉरी रेयॉन, देन सेलोफेन। तो ये सारे जो है ये आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए 3 जो क्लासिफिकेशन है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। 3 जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द सोर्सेज वो है नेचुरल, देन सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। लेकिन इलास्टोमर्स जो है ये सोर्सेज के बेसिस पर क्लासिफाई नहीं करा गया है, बल्कि ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर इसे क्लासिफाई करा गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which of the following is not a type of polymer structure classification based on chain अरेंजमेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है और कौन सा एक ऐसा टाइप ऑफ पॉलीमर है जो कि जिसे क्लासिफाई नहीं कराया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द चेन अरेंजमेंट। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम चेन अरेंजमेंट की बात करें तो सबसे पहले लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक, ये तीनों एक ऐसे टाइप ऑफ पॉलीमर है जिनको इन स्ट्रक्चर्स को क्लासिफाई करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चेन अरेंजमेंट। लेकिन क्रिस्टलाइन जो है, एक तरीके से क्रिस्टलाइन आप कह सकते हो ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये दिस इज कम अंडर प्रॉपर्टी, ये कोई प्रॉपर्टी के अंडर आता है। जैसे कि जैसे आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, तो ये एक तरीके से एक प्रॉपर्टी है, ना कि कोई टाइप ऑफ पॉलीमर। किसी पॉलीमर की प्रॉपर्टी है समझ लीजिए आप। लेकिन लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक ये क्या होते हैं, तो लीनियर जो होता है, देखिए लीनियर बस आपको एक स्ट्रेट चैन आपको देखने मिलेंगी विथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, स्ट्रेट चैन। ब्रांच क्या होता है, एक तरीके से देखिए हमने देखा लीनियर मतलब क्या होता है, एक सिंपल सिंगल चेन स्ट्रक्चर होता है। यूजुअली जैसे कि आप थर्मोप्लास्टिक्स वगैरह में देखे होंगे, उसको आप हीट करके रीमोल्ड वगैरह आप कर सकते हैं इस तरीके से। आगे हम चलकर और डिटेल में इसको देखेंगे। फॉर नाउ अभी आपको देखना है लीनियर चेन अरेंजमेंट क्या होता है, सिंपल, ठीक है, सिंगल चेन स्ट्रक्चर होता है। देन उसके बाद ब्रांच पर हम आते हैं। ब्रांच क्या होता है, जिसमें जो मेन चेन होती है उसमें एडिशनल चेन ब्रांचिंग होती है। जैसे कि यहाँ पर ये जो लीनियर चेन ही मान लीजिए और यहाँ पर एक तरीके से एक ब्रांचिंग हो रही है। तो ये क्या करता है, ब्रांचिंग की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, जैसे कि सॉलिबिलिटी, विस्कोसिटी, जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन देन ब्रांचिंग, कितनी ज्यादा ब्रांचिंग है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग है उतनी कम इनकी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह था। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को ये अफेक्ट करता है। देन उसके बाद है आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर।
क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होता है? एक तरीके से ऐसे पॉलीमर होते हैं, ऐसे चेन ऑफ पॉलीमर होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से और एक नेटवर्क बनाते हैं। देखिए ये जो है ये कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन एक नेटवर्क बन रहा है। देखिए सारे चेन पॉलीमर्स के बीच में एक नेटवर्क बन रहा है। अब यहाँ पर इनके लिए भी आप जैसे कि थर्मोसेटिंग का एग्जांपल ले सकते हो। ब्रांचिंग में हमने देखा था कि किस तरीके लीनियर में होता है आपका थर्मोप्लास्टिक और क्रॉस लिंक में आप देखोगे तो ये होगा आपका थर्मोसेटिंग का एग्जांपल। किस तरीके से आप सिर्फ एक बार ही हीट कर आप उस पर्टिकुलर पॉलीमर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका नेटवर्क पॉलीमर जो कि एक तरीके से सारे चेन्स को जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच कर देन उसमें एक तरीके से क्रॉस लिंक बनाकर एक दूसरे में नेटवर्क फॉर्म करा है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है लीनियर ब्रांच एंड क्रॉस लिंक। लीनियर सिंगल सिंपल चेन आपको देखने मिलती है, ब्रांचिंग उसी तरीके लीनियर स्ट्रक्चर में आपको ब्रांच देखने मिलती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये काफी सारे साइड चेन ब्रांचिंग हम जिसे कह सकते हो, तो काफी सारे यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं जो कि इससे अफेक्ट करता है ब्रांच होने की वजह से। देन उसके बाद आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर वो होता है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड्स के थ्रू फॉर्म करता है और एक नेटवर्क बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको क्लासिफाई करा गया ऑन द बेसिस ऑफ द चेयर अरेंजमेंट, लेकिन ऑप्शन डी क्रिस्टलाइन ये आपका ऐसा टाइप ऑफ पॉलीमर आपका हो गया जो कि एक तरीके से एक प्रॉपर्टी है पॉलीमर की, ये कोई स्ट्रक्चर के बेसिस पर से क्लासिफाई नहीं करा जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following polymer type is not classified on the basis of its application and properties? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा टाइप ऑफ पॉलीमर है जिसे क्लासिफाई नहीं करा जाता है उनके एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज यानी कि एक तरीके से जो हम डे टू डे लाइफ में जिसे हम यूज नहीं करते, ऐसा कौन सा पॉलीमर है उसका कुछ एप्लीकेशन नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें रबर्स की, तो रबर्स यस इसे हम अप्लाई कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, देन प्लास्टिक्स, यस प्लास्टिक्स जैसे कि हम हमारे हाउस होल्ड चीज़ें रखने के लिए जो हम रेगुलर प्लास्टिक वगैरह यूज करते हैं उसका भी हम यूज करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए, रखने के लिए। देन फाइबर्स जैसे कि आप देखोगे फाइबर्स के प्लेट्स वगैरह होते हैं, कप मग्स ये वगैरह। प्लास्टिक्स के भी अगेन आपको देखने मिलेंगे मग्स वगैरह जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन सिंथेटिक क्या होता है, दिस इज नॉट टाइप ऑफ पॉलीमर विच इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एप्लीकेशन। इसका एक तरीके से कोई प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन के बेसिस पर इसे क्लासिफाई नहीं किया जाता, बल्कि इसे इनके एक तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। जैसे कि हमने देखा ये एक मैन मेड पॉलीमर होते हैं जो कि इंसान खुद अपने हाथ से इसको सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। सिंथेटिक एक ऐसा पॉलीमर है जिसको इसके एप्लीकेशन के बेसिस पर क्लासिफाई नहीं करा जाता है, लेकिन रबर्स प्लास्टिक्स एंड फाइबर्स इनको इनके एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफाई करा जाता है। इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर, सिंथेटिक। नेक्स्ट, सिल्क इज अ काइंड ऑफ डैश फाइबर। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है सिल्क जो है ये किस टाइप का एक फाइबर होता है, हमें ये बताना है। तो सिल्क जो है ये एक एनिमल फाइबर होता है क्योंकि एनिमल के थ्रू सिल्क को निकाला जाता है। इस तरीके से तो देखिए सिल्क जो है एनिमल फाइबर के थ्रू प्रोड्यूस करा जाता है, जिसके जो कि मेनी इंसेक्ट्स जैसे कि सिल्क वर्म आपने सुना होगा। ठीक है, इस तरीके से तो उनमें से जो कोकन्स एंड वेव्स जैसे कि जाल वगैरह आप देखते होंगे तो इन एनिमल से निकाला जाता है इनके थ्रू नेचुरल फाइबर एंड इज द ओनली नेचुरल फाइबर। ये एक ओनली नेचुरल फाइबर है, ठीक है, दैट अकर्स इन फिलामेंट फॉर्म। ऑल्दो मेनी इंसेक्ट प्रोड्यूस सिल्क, only the filament produced by the larva of the caterpillar and from the cultivated bee। तो देखिए जैसे कि कैटरपिलर वगैरह आपने बहुत सुना होगा ये एनिमल के थ्रू, देन सिल्क वर्म आपने सुना होगा, उस एनिमल के थ्रू जो है सिल्क को प्रोड्यूस करा जाता है। उन एनिमल्स के वेब्स जाल वगैरह जो वो बनाते हैं उस जाल को निकाल करके
एक तरीके से जो सिल्क है उसको प्रोड्यूस करा जाता है और उसके बाद उसे कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसके बाद जैसे कि हम जो क्लोथिंग वगैरह वेयर करते हैं तो वो इस वे में कंज्यूम कराते हैं। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है, यानी कि एक एनिमल से लिया जाता है। तो यहाँ पर सिल्क जो है ये एक एनिमल फाइबर है जो कि एनिमल फाइबर के थ्रू प्रोड्यूस करा जाता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स के थ्रू ये निकाला जाता है। सो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है, नेचुरली अकर होता है, ठीक है, ये कोई मैनमेड नहीं है, किस तरीके से इसमें केमिकल वगैरह नहीं इन्वॉल्व होता है प्रोसेस। तो ये कौन सा एक ऐसा पॉलीमर है जो कि नेचुरली होता है, तो वो पॉलीमर होता है आपका प्रोटीन। तो देखिए यहाँ पर प्रोटीन जो है नेचुरली होता है, नेचुरली अकर होता है, नेचुरली इसे पाया जाता है in living organisms and are composed of chains of amino acids। amino acids की इसमें आपको चैन देखने मिलेगा, एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये एक मिल जाता है आपको टाइप ऑफ पॉलीमर जो कि एक तरीके से ये प्रोटीन्स जो होते हैं एक तरीके से, जैसे कि हमारे बॉडी में भी एमिनो एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है, जैसे कि आप बायोलॉजी में भी पढ़ोगे, तो एक तरीके से ये नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है। वेयर एज टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या होता है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन, इससे ये आपका सिंथेसाइज करा जाता है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन जो है सिंथेटिक पॉलीमर क्रिएटेड फ्रॉम द मोनोमर ऑफ, यानी कि स्मॉल यूनिट जो है टेट्राफ्लोरोइथिलीन के स्मॉल यूनिट से मिलकर टेफ्लॉन बनता है, और टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन भी कहा जाता है, ठीक है। देन पॉलीथीन, पॉलीइथिलीन, पॉलीइथिलीन क्या होता है आपका, ये भी आपका सिंथेटिक पॉलीमर होता है जो कि इथिलीन के थ्रू बनाया जाता है। एक तरीके से ये एक मैन मेड आप जिसे कह सकते हो, पॉलीइथिलीन मैन मेड पॉलीमर है। देन पीवीसी पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीविनिल क्लोराइड ये भी एक अनदर सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि विनाइल क्लोराइड के थ्रू बनाया जाता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो टेफ्लॉन, पॉलीइथिलीन, पीवीसी ये सारे आपके सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि नेचुरली नहीं अकर होते, ये आपके मैनमेड या फिर कोई केमिकल प्रोसेस के थ्रू इनको कंज्यूम करा जाता है, यानी फिर इनको प्रोड्यूस करा जाता है इन सारे पॉलीमर्स को। लेकिन प्रोटीन एक ऐसा पॉलीमर है जो कि नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह में देखने मिलेगा, जैसे कि लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स वगैरह। तो प्रोटीन, फॉर दिस क्वेश्चन प्रोटीन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑन हीटिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसको अगर आप हीट करोगे तो वो एक परमानेंट शेप ले लेगा, उसके बाद आप उसका शेप चेंज नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये क्वेश्चन आप कहाँ से पूछा गया है, तो अगर आप आपकी बुक में देखोगे तो जैसे कि पॉलीमर्स को क्लासिफाई करा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर उसमें पॉलीमर्स को क्लासिफाई करा गया, फर्स्ट आपका होता है इलास्टोमर्स, देन होगा प्रोटीन्स, देन उसके बाद थर्ड होगा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड देन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो अब आपके जब बुक में रीड करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनको आप हीट करोगे और उसको आप बार बार हीट करोगे तो उसका जो आप शेप है बार बार मॉडिफाई कर पाओगे, किसी भी शेप में आप इससे मोल्ड कर दोगे। जैसे प्लास्टिक है, आपने प्लास्टिक को हीट करा, उसको आपने कोई शेप दे दिया, आपने प्लास्टिक को हीट करा, उसको आपने प्लेट का शेप दे दिया, आपने प्लास्टिक को हीट करा, फिर आपने उसे कोई और शेप दे दिया। तो इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे पॉलीमर जो कि मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर का फोर्सेस होता है, दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। एक तरीके से थर्मोप्लास्टिक जो है ये इंटरमीडिएट रोल बिहेव करता है इलास्टोमर्स एंड पॉलीमर एंड फाइबर पॉलीमर के बीच में। जैसे कि अगर हम बात करें पॉलीथीन, जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह, तो ये एक ऐसे यहाँ पर ऐसी चीजें, ऐसे एग्जाम्पल है जिसको आप अगर हीट करते हो तो इनका जो शेप है आपको इनको बार बार हीट करके आप इसे कोई भी शेप में मोल्ड कर पाओगे, कोई भी शेप में आप इसे बार बार मॉडिफाई कर पाओगे। लेकिन बैकलाइट एक ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा एक एग्जाम्पल है
थर्मोसेटिंग पॉलीमर का। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है? थर्मोसेटिंग वो पॉलीमर होता है जिसको आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करा जाता है और उसका शेप जो है आप बार बार मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार आपका एक परमानेंट आपको शेप मिल जाएगा। आपने एक बार हीट करा, आपको एक परमानेंट शेप मिल जाएगा, जैसे कि बैकलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह। तो एक तरीके से इनके जो रेजिन्स है, बैकलाइट रेजिन्स वगैरह, तो इनको आपको एक बार हीट करना है और बस वो वही शेप लेंगे। आप इसे दोबारा हीट कर कर फिर से आप हीट कर कर नहीं कर सकते। जैसे कि बैकलाइट क्या होता है, जैसे आप देखोगे बैकलाइट जो है बहुत ज़्यादा आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ करा जाता है। जैसे कि जो प्रोडक्ट आप देखोगे, जैसे बेस्ट एग्जांपल है आपका वॉशिंग मशीन इम्पेलर्स में। देन पर्टिकुलरली इसका जो यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, आप कह सकते हो इसको गुड इंसुलेटर बनाने के लिए इसका यूज करा जाता है। तो इस तरीके से बैकलाइट होता है जिसको आप एक बार हीट करोगे वही वो शेप ले लेगा। आप उसे परमानेंट एक तरीके से शेप लेते हैं, उसको आप बार बार हीट नहीं कर सकते। वेराज पॉलीथीन, पीवीसी जो है ये आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के एग्जाम्पल होते हैं जिसको आप बार बार रीहीट कर कर उसका शेप मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन बैकलाइट जो कि एक बार हीट करने से उसका एक परमानेंट शेप बन जाएगा, उसको आप फिर से हीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बैकलाइट अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑन हीटिंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द पॉलीमर शोन इज अ। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक तरीके से एक यहाँ पर पॉलीमर का एक स्ट्रक्चर दिया गया है, हमें बताना है कौन सा टाइप ऑफ पॉलीमर के अंडर आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये पीवीसी का स्ट्रक्चर है, पॉलीविनिल क्लोराइड का। तो देखिए ये जो पॉलीमर है ये आपका आता है थर्मोप्लास्टिक के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पॉलीविनाइल क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है, यानी कि बार बार एन यानी कि यहाँ पर बार बार ये टर्म जो है ये रिपीट होंगे। पॉलीमर क्या होता है? जिसमें मोनोमर्स जो है, मोनोमर्स के काफी सारे यूनिट होंगे, उसी को हम पॉलीमर्स कहते हैं। और पॉली इसलिए लगा है क्योंकि ये जो टर्म है विनाइल क्लोराइड जो आपका बार बार यूज होगा, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसीलिए ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है ये आप थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के अंडर आता है। अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के अंदर जो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड आता है ये एक डेंस लीनियर पॉलीमर होता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर। और यहाँ पर इसको क्या है, हम रिपीटेडली इसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं और हार्ड भी कर सकते हैं। सॉफ्ट किस तरीके से करोगे, आप इसे हीट करोगे, देन आप इसका शेप चेंज कर सकते हो। जब आपने इसको कूल कर दिया तो वो एक हार्ड हो गया, उस शेप में वो आ जाएगा चीज, ठीक है। आपको सॉफ्ट करना है, आपने हीट करा उसको, आपको कोई भी आप शेप दे सकते हो उससे। देन आपको हार्ड करना है, देन आप क्या करोगे, उससे कूल कर दोगे तो वो एक प्रॉपर हार्ड हो जाएगा और एक शेप ले लेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है ये ऐसा पॉलीमर है जो कि थर्मोप्लास्टिक है, और ये आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है जिसको आप बार बार हीट कर कर कोई ना कोई शेप दे सकते हो और इसे आप हार्ड भी कर सकते हो ऑन कूलिंग। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है जो नेचुरल रबर होता है वो किस चीज का पॉलीमर होता है। तो नेचुरल रबर जो होता है आपका आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, ठीक है। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। अब ये देखिए नेचुरल रबर होता है क्या है, मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, यानी कि आइसोप्रीन के आपके बहुत सारे यूनिट देखने मिलेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो एक नेचुरल रबर का पॉलीमर है। अब किस तरीके से आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ये CH के ऊपर आपका CH3 ग्रुप अटैच है एंड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस कंपाउंड का जो नेम होता है वो होता है आइसोप्रीन। अब नेचुरल रबर क्या होते हैं, नेचुरल रबर इज अ हाई मॉलिक्यूलर मास, जिनका मॉलिक्यूलर मास काफी हाई होता है, इनका लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है। एक तरीके से इसके लीनियर आपको चैन देखने मिलेगी आइसोप्रीन की, एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास वेरीज फ्रॉम, इनका जो मॉलिक्यूलर मास है ये चेंज होता रहता है 130,000 यूनिट से 340,000 यूनिट, यानी कि जो नंबर ऑफ पॉलीमर्स यूनिट है ये चेंज होते रहते हैं 2000 to 5000। यानी कि आप अगर नेचुरल रबर की बात कर रहे हो तो नेचुरल रबर का एक हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है। लीनियर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन के, काफी सारे आपको यूनिट्स देखने मिलेंगे, और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है ये चेंज होता है 130,000 यूनिट से
340,000 यूनिट, और जिसमें इनका जो नंबर ऑफ पॉलीमर यूनिट्स है कितने, नंबर ऑफ मोनोमर्स, कितने मोनोमर्स अटैच्ड है किसी भी पॉलीमर्स में, वो चेंज होते रहते हैं 2000 से 5000 यूनिट के बीच में। तो इसीलिए यहाँ पर हमें पूछा गया है नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रीन इज, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आइसोप्रीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए आइसोप्रीन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है उसका आपका होता है 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन, यानी कि जो कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, और ये प्योर फॉर्म में पाया जाता है, और ये जो है एक तरीके से आइसोप्रीन जो होता है कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, और ये बहुत सारे जो प्लांट्स है इससे एक्सट्रैक्ट करा जाता है या फिर प्रोड्यूस करा जाता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहा गया है तो इसका हम ओपन कर कर लिखते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसका नेमिंग होता है इसका। तो पहले CH2 होता है, देन डबल बॉन्ड C, CH3, देन उसके बाद आपका आएगा CH, देन डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से होता है आपका आइसोप्रीन का एक स्ट्रक्चर। अब इसका फॉर्मूला नेम आप किस तरीके से इसका नेमिंग करोगे, इसका IPSC नेम किस तरीके से दोगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ से भी राइट साइड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से, क्योंकि दोनों साइड डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी दोनों साइड है। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो यहाँ पर CH3 ग्रुप भी अटैच्ड है, क्योंकि हमें फर्स्ट रूल क्या होता है जब भी हम IUPAC नेम देते हैं, जब भी हम नेमिंग करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम हम काउंट करते हैं, कितने कार्बन आइटम है लॉन्ग चेन, तो यहाँ पर 4 चेन है, 4 कार्बन की चेन है। देन उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड प्रायोरिटी हम देंगे डबल बॉन्ड को, देन उसके बाद थर्ड देखेंगे हम कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह अटैच्ड है। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड तो हमने देख लिया, कहीं से भी नंबरिंग करो तो नंबर तो सेम आएगा, फर्स्ट और थर्ड नंबर पर आपका आएगा डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड से CH2 को देखें तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन है इसमें CH3 ग्रुप भी अटैच्ड है, तो हम प्रायोरिटी लेफ्ट साइड से देंगे तभी इस कार्बन को 2 नंबरिंग आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, इसलिए ये हो जाएगा आपका ब्यूटा। ठीक है, और क्योंकि देखिए यहाँ पर कितनी पोजीशन पर, फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर होगा 1,3 ब्यूटा डाइइन। डाइइन क्यों, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए डाइइन। अब यहाँ पर देखिए डाइइन हमने लगा लिया और सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। तो इस कंपाउंड का नेम किस तरीके से हो जाएगा, 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये आप इसका इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का करेक्ट नेम होगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, in the vulcanization process the raw rubber is heated with, तो देखिए यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है जो वॉल्कनाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें रॉ रबर को किसके साथ हीट करा जाता है, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन या फिर कैल्शियम। तो सबसे पहले देखते हैं हम वॉल्कनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। वॉल्कनाइजेशन प्रोसेस जिसमें क्या होता है, आपका जो रॉ रबर होता है उसको हीट करा जाता है सल्फर के साथ। एक तरीके से ये केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें आप नेचुरल रबर को जो है ये कन्वर्ट करते हो मोर ड्यूरेबल मटेरियल में, मोर ड्यूरेबल किसी भी मटेरियल में बाय यूजिंग रिलेटेड पॉलीमर्स के थ्रू इसे नेचुरल रबर को कन्वर्ट करा जाता है। कोई केमिकल प्रोसेस होता है और उसमें उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाया जाता है सल्फर को ऐड कर कर। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो एडिटिव से जो हम ऐड कर रहे हैं सल्फर वगैरह, तो इससे क्या होता है, जो हमारा पॉलीमर है उसको मॉडिफाई करा जाता है और उसमें क्रॉस लिंक फॉर्म करा जाता है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो उन रबर में एक तरीके से ब्रिज वगैरह फॉर्म करा जाता है, इंडिविजुअल पॉलीमर चेन्स के बीच में ब्रिज वगैरह फॉर्म करा जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। तो वॉल्कनाइजेशन जो है ये प्रोसेस यहाँ पर क्या करता है, चेंज करता है सिंथेटिक एंड नेचुरल रबर को क्रॉस लिंक पॉलीमर में। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक रबर हमने ले लिया, ये एक नेचुरल रबर है। ठीक है, नेचुरल रबर को यहाँ पर हीट करा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। सल्फर क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी भी हम बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर जब हीट करते हैं हम, तो यहाँ पर ये जो रबर है इनके बीच में क्रॉस लिंक बनती है, लिंक बना जाता है ये दो इंडिविजुअल
पॉलीमर चैन के बीच में एक तरीके से ये लिंक बनाता है, एक ब्रिज बनाता है। तो जिसकी वजह से ये एक प्रोसेस होता है, इसे हम वल्कनाइजेशन कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो नेचुरल रबर है उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जो हम चीज़ें ऐड करते हैं एडिटिव्स है, जैसे कि सल्फर वगैरह ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज ये जो चैन है सिंपल पॉलीमर चैन, इसमें हम ब्रिज बना रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, एक लिंक बना रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ड्यूरेबिलिटी वगैरह बढ़ जाए। ठीक है, तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वल्कनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो रॉ रबर है उसको हीट करा जाता है in the presence of sulfur, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। So that's it. Thank you for watching this session. I hope कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है, and good luck with your preparations.